Hello students, today we will discuss some special method for comparing types of class. So following are the special methods for comparison operators. First one is x is equal to y. This is operation x is equal to y. स्पेशल मेथड जो होगा इसका वो इस तरीके से होगा, डबल अंडरस्कोर EQ डबल अंडरस्कोर सेल्फ को मदर, डिस्क्रिप्शन इज x इक्वल टू y, सेकेंड x इज लेस देन y. तो इसका फंक्शन या इसका मेथड क्या होगा वो इस तरीके से होगा, डबल अंडरस्कोर LT डबल अंडरस्कोर सेल्फ कोमा अदर इज x लेस देन y. ऐसी x इज ग्रेटर देन y के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे. x इज ग्रेटर देन y और इक्वल टू y के लिए ये वाला होगा GE का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू. x इज लेस देन इक्वल टू के लिए क्या यूज करेंगे, LE फंक्शन यूज करेंगे, LE मेथड, डबल अंडरस्कोर LE डबल अंडरस्कोर सेल्फ एंड देन अदर इज x लेस देन और इक्वल टू y. तो एक एक करके आइए इन मेथड को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे डबल अंडरस्कोर LT डबल अंडरस्कोर सेल्फ कोमा अदर मेथड, ये कैसे वर्क करता है. मीन्स इस ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं. तो आइए इसको समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू. राइट ए प्रोग्राम टू यूज स्पेशल मेथड एंड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. कंपेयर मीन्स दो ऑब्जेक्ट में कंपेयर करना है, इट इज़ ग्रेटर देन और लेस देन. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लेस देन, LT मीन्स लेस देन. प्रोग्राम बनाया है हमने ये, इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे स्पाइडर पर. तो स्पाइडर पर हम ले चलते हैं इसको, पेस्ट. हियर डेमो इज ए क्लास एंड वन कंस्ट्रक्टर हियर इन इट, सेल्फ कोमा x, सेल्फ डॉट x इज इक्वल टू x. और कौन सा मेथड लिया था हमने, लेस देन. तो डेफ लेस देन सेल्फ को मदर, क्या कंपेयर करना, तो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है. तो सेल्फ एक तो ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अदर नाम से. तो सेल्फ डॉट x इज लेस देन अदर डॉट x. ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट क्या दूसरा ऑब्जेक्ट से कम है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू. और ये कंडीशन फेल होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स. यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए, S1 इज इक्वल टू डेमो 15, S2 इज इक्वल टू डेमो 16. तो देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, S1 के पास क्या वैल्यू है 15, S2 के पास क्या वैल्यू है 16. तो S1 भी एक ऑब्जेक्ट और S2 भी एक ऑब्जेक्ट, S1 के पास 15 और S2 के पास 16. तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. S1 इज लेस देन S2. तो जब यहाँ पर लेस देन साइन यूज हुआ है तो ये लेस देन साइन या ये वाला मेथड जब कॉल होगा तो ये सीधे अपनी डेफिनेशन पर जाएगा. और डेफिनेशन लिखी है इसकी, ये क्या डेफिनेशन लिखी है कि प्रिंट करिए सेल्फ डॉट एक्स कोमा वो सॉरी लेस देन अदर डॉट एक्स. तो सेल्फ जो है ये सेल्फ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है, इस 15 को, और अदर जो है वो दूसरे वाले को यानी 16 को. तो यार कंडीशन क्या हो गई, 15 इज लेस देन 16, दिस इज ट्रू. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू. तो देखते हैं रन करके, इट्स आंसर इज ट्रू. क्लियर. आप इसकी वर्किंग भी चेंज कर सकते हैं. आप अगर ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कंपेयर तो करूँ इस तरीके से, S1 लेस देन S2 और ये वर्क करे ग्रेटर देन का, यानी इस साइन का मीनिंग चेंज करना चाहते हैं. ऑपरेटर तो लगाया आपने लेस देन, लेकिन ये वर्किंग किसका करेगा, ग्रेटर देन का. तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके ये क्या आंसर देता है. अभी आंसर दे रहा था ये ट्रू, अब आंसर क्या देगा, फॉल्स. तो देखिए फॉल्स. तो आपने क्या काम किया है, उस ऑपरेटर की वर्किंग को चेंज कर दिया है और इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग का मतलब एक ऑपरेटर और एक से ज़्यादा उसके रोल. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड देखते हैं, LE सेल्फ कोमा अदर मेथड. LE का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू. तो राइट ए प्रोग्राम टू यूज स्पेशल मेथड एंड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट.
तो हम क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट में लेस देन और इक्वल टू चेक कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। लेस देन इक्वल टू, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे प्रोग्राम में लेस देन इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा। हमने क्या यूज कर लिया, लेस देन इक्वल टू। अब देखिए लेस देन इक्वल टू क्या करता है, अगर पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से लेस देन है तो भी ट्रू, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है तब भी ट्रू, और पहला ऑब्जेक्ट दूसरे से बड़ा है तब रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, 15 कर दिया। S1 की वैल्यू भी 15 और S2 के पास जो वैल्यू है वो भी 15, यानी लेस देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ट्रू। आउटपुट क्या है इसका, ट्रू। क्यों, क्योंकि S1 ऑब्जेक्ट S2 के इक्वल है। यदि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 16 कर देता हूँ तो कैसे चेक होगा, 15 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन है तो भी ये ट्रू होगा। और अगर मैं यहाँ पर 15 की जगह 25 लिख दूँ तब ये फॉल्स होगा, फॉल्स, क्योंकि S1 जो है वो S2 से लेस देन और इक्वल टू नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है इज इक्वल टू डबल अंडरस्कोर इक्वल EQ इक्वल टू डबल अंडरस्कोर सेल्फ कोमा अदर मेथड। तो आइए इस प्रोग्राम को भी हम समझते हैं। राइट प्रोग्राम टू यूज स्पेशल मेथड एंड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो पहला हम इस प्रोग्राम को स्पाइडर पे ले जाते हैं और यहाँ पर करते हैं चेक इक्वल टू। देखिए इक्वल टू को क्या करना है, हमें EQ मेथड यूज करना है। इक्वल टू का कौन सा मेथड यूज करना है, EQ, ये वाला मेथड यूज करना है। और EQ की जगह क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है डबल इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर चेक करना है इस तरीके से, S1 क्या S2 के इक्वल है। अगर S1 S2 के इक्वल है तो प्रिंट करे ट्रू, अदरवाइज प्रिंट करे फॉल्स। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। देखिए रिजल्ट आया फॉल्स। और ये अगर इक्वल होते यानी दोनों वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए थी, इक्वल, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 25, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल। देखिए आंसर क्या आया, ट्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे पहले मैंने एक आपको समझाया था लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल मेथड में थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, ये दोबारा से समझ लेते हैं। लेस देन इक्वल में LE लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, LE, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, लेस देन इक्वल, ठीक है। अब चेक करते हैं इस तरीके से, लेस देन इक्वल ऑपरेटर। तो क्या 25 लेस देन 25 है, नहीं है, बट इक्वल टू है। आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। आंसर आया ट्रू। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कर दूँ इसकी 35 तो आंसर इसका कितना आना चाहिए, फॉल्स। आंसर आया इसका फॉल्स। तो लेस देन इक्वल और इक्वल ऑपरेटर आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट, जितने ये सारे ऑपरेटर हैं, कौन से ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और ये देखते हैं ग्रेटर देन को चेक करके। ग्रेटर देन की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर GT, ग्रेटर देन, GT ऑपरेटर इस तरीके से, डबल अंडरस्कोर GT सेल्फ कोमा अदर। अब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन हमको लेना पड़ेगा इस तरीके से। ये चेक करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके, आंसर आएगा ट्रू। क्या आंसर आया, ट्रू। क्यों आया है ट्रू, क्योंकि S1 के पास जो वैल्यू है वो 35 है, S2 के पास जो वैल्यू है वो 25 है। तो 35 इज ग्रेटर देन 25, दिस इज ट्रू। तो आंसर भी क्या प्रिंट हुआ, ट्रू। सपोज दैट अगर ये वैल्यू होती है यहाँ पर 15 और अब मैं चेक करता तो ये वैल्यू आती फॉल्स, इस तरीके से। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो GE ऑपरेटर लेना पड़ेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट को हमें चेक कराना पड़ेगा इस तरीके से, S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2। तो अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं 25 और 25 तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। और सपोज दैट पहली वैल्यू 35 है और दूसरी से चेक कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। और पहली वैल्यू सपोज दैट छोटी हो जाती है तो आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स।
तो ये जितने ऑपरेटर थे ये मैंने आपको बहुत जल्दी से समझा दिए, ये सारे ऑपरेटर फिनिश हो गए। नाउ नेक्स्ट है एक टॉपिक, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, रेफरेंस इक्वलिटी एंड ऑब्जेक्ट इक्वलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस इक्वलिटी एंड ऑब्जेक्ट इक्वलिटी? तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, स्लाइड में दो फिगर है हमारे पास, एक तो ऑब्जेक्ट नाम से है और दूसरी है वेरिएबल नाम से। ये जो लिखा हुआ है ये वेरिएबल से लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है OB1 है, OB2 है, OB3 है, OB4 है, और वेरिएबल्स की लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर है, पहले वाले वेरिएबल्स पर 50, दूसरे वाले पर 60, तीसरे वाले पर 50। ऑब्जेक्ट 1 लिंक कर रहा है किससे, वेरिएबल 1 से। ऑब्जेक्ट 3 भी लिंक कर रहा है वेरिएबल 1 से। ऑब्जेक्ट 2 लिंक कर रहा है वेरिएबल 2 से। ऑब्जेक्ट 4 लिंक कर रहा है वेरिएबल 3 से। तो देखते हैं रेफरेंस इक्वलिटी क्या होती है। इफ टू रेफरेंसेस आर इक्वल एंड रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट देन इट इज सेड टू बी ए केस ऑफ रेफरेंस इक्वलिटी। इफ टू रेफरेंसेस आर इक्वल एंड रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट then it is said to be case of recurrence equality। तो यहाँ पर देखिए S1 और S1 S2 यानी ऑब्जेक्ट जो है कौन सा, देखिए प्रोग्राम के थ्रू समझिए, सॉरी, अगर दो रेफरेंसेस आर इक्वल हैं और वो रेफर कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को। देखिए सेम ऑब्जेक्ट के लिए कोई केस है यहाँ पर, हाँ ऐसे मान सकते हैं आप, जिससे दो रेफरेंस हैं और सेम ही ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, OB1 और OB4 दोनों की वैल्यू क्या है, 50 है। और ऐसे भी कह सकते हैं एक 50 वैल्यू है, ये OB1 है और ये OB3 है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि OB1 OB2 को चेक करें तो ये सेम नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू 60 है। तो देखिए हम इसको चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1 और S1 के पास जो वैल्यू है वो 50 है। एक S2 ऑब्जेक्ट बनाया है वो 60 है, S3 बनाया है 50 है और S4 बनाया है 50 है। इस वाले को आप इस फिगर से कंपेयर कर सकते हैं, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है और ये इनकी वैल्यू है। S1 ऑब्जेक्ट के पास 50 वैल्यू, S2 के पास 60 वैल्यू, S3 के पास भी 50 वैल्यू और S4 के पास भी 50 वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर S1 के पास 50 वैल्यू, S2 के पास 60 वैल्यू, S3 के पास 50 वैल्यू, S4 के पास 50 वैल्यू है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है। नाउ अगर हम चेक करें इन दोनों की आईडी, किसकी आईडी, S1 और S2 की आईडी। S1 कौन सा, ये ऑब्जेक्ट 1 है और S2 की जो है ये ऑब्जेक्ट 2 है। अगर इन दोनों की ऑब्जेक्ट आईडी को हम चेक करते हैं तो ऑब्जेक्ट आईडी इनकी डिफरेंट होगी। डिफरेंट होने का मतलब अलग अलग आईडी आएगी। If ID of S1 is equal to ID of S2 then it print true, otherwise it print false। ठीक है, और दोनों की यहाँ पर ID देखेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है, false। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ if two references are equal and refer to the same object then it's said to be case of reference equality, means दो ऑब्जेक्ट सेम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं OB1 और OB2 की बात करूं तो OB1 के पास 50 है लेकिन OB2 के पास 60 है और दोनों के रेफरेंस आईडी भी अलग है। सो ये रेफरेंस इक्वलिटी को प्रूफ नहीं कर रहे। क्लियर। नाउ देखते हैं दूसरा, देखो इनका जो रेफरेंस आईडी है ये है S1 का और दूसरे का रेफरेंस आईडी है ये है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट होने के केस में हम ये कह सकते हैं S1 और S2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेफरेंस इक्वलिटी को प्रूफ नहीं करते। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इक्वलिटी। व्हेन टू रेफरेंसेस होल्ड टू डिफरेंट सेम ऑब्जेक्ट, when two references hold to different same object and if the value of the objects are equal then it's said to be the object equality। इसके थ्रू आप देखिए मैंने क्या काम कराया है यहाँ पर, S1.x is equal to S4.x तो it will true और इनकी आईडी भी इस तरीके से होगी। S1 और S4 के पास क्या वैल्यू है, 4 हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट दो रेफरेंस वेरिएबल को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, बट इनके रेफरेंस आईडी क्या है, वो डिफरेंस है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इक्वलिटी होगा। नाउ इनहेरिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड इसका एक क्वेश्चन जो है कम से कम आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो ऑब्जेक्ट
oriented programming system यानी OOPS is a programming paradigm based on the concept of objects that contain data and methods. The primary purpose of object oriented programming is to increase the flexibility and maintainability of programs. Object oriented programming brings together data and its behavior means method in a single location that is called object. Makes it easier to understand how a program works. ये आप समझ चुके हैं क्लास के प्रोग्राम से। जब आप किसी क्लास का नेम लिख देते हैं तो क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी होती हैं वो डेटा मेंबर होते हैं और दूसरा उसका मेथड्स होता है या उसके बिहेवियर होते हैं कि वो प्रोग्राम के अंदर किस तरीके का बिहेव करेगा। नाउ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। So the process by which one class acquire the properties यानी data members and functionalities यानी methods of another class is called inheritance। दोबारा से देखिए, the process by which one class acquire the properties and functionalities of another class is called inheritance। वो प्रोसीजर जिसके अकॉर्डिंग हम किसी दूसरी क्लास के डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को अपनी क्लास में यूज कर सकते हो, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या कहा है मैंने? द प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज। एक्वायर का मतलब एक्सेप्ट करती है उस क्लास की प्रॉपर्टीज को, कौन सी क्लास की? जो दूसरी क्लास है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। The main aim of inheritance is to provide the reusability of code so that a class has to write only the unique features and rest of the common properties and functionality can be extended from the another class. This is very important. कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या है? हम सिंगल लाइन में कह सकते हैं द मेन एम ऑफ इनहेरिटेंस इज टू प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। कोड का रीयूजेबल करना मीन्स एक बार हमने एक मेथड लिख दिया, अब उसको हम दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, बार बार उस कोड की बॉडी हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी। अब देखिए इनहेरिटेंस में दो क्लासेस होती हैं। इनहेरिटेंस में दो क्लासेस होती हैं, दो तो मेन है ना, एक सिंगल पर काम नहीं होगा इनहेरिटेंस का, दो तो कंपलसरी हैं। दो से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कंपलसरी दो क्लास हैं। एक तो क्लास होगी पेरेंट क्लास, दूसरी क्लास होगी चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, सुपर क्लास भी बोलते हैं, और इसी पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं, ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए चाइल्ड क्लास, द क्लास दैट एक्सटेंड द फीचर ऑफ अनदर क्लास इज नोन एज चाइल्ड क्लास, सब क्लास और ड्राइव्ड क्लास। क्या बोले हमने? द क्लास दैट एक्सटेंड द फीचर ऑफ अनदर क्लास, वो क्लास जो किसी दूसरे क्लास की फीचर्स को बढ़ाती हो, एक्सटेंड करती हो, उस क्लास को क्या बोलेंगे हम? चाइल्ड क्लास या सब क्लास या फिर ड्राइव्ड क्लास। दूसरा पेरेंट क्लास क्या है? द क्लास हुज प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज आर यूज्ड या इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास इज नोन एज पेरेंट क्लास या सुपर क्लास और बेस क्लास। अब इसको ऐसे समझ लो जैसे आपके फादर हैं यानी पेरेंट हैं, पेरेंट के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे उनके पास मकान है, जैसे उनके पास कार है, जैसे उनके पास खेती बाड़ी की कुछ भूमि है या ज़मीन है, तो ये तो सब उनका हुआ। अब आप उनके चाइल्ड हो तो आप अपने घर में सपोज दैट एक कार तो पहले से थी, एक कार अब दूसरी आप लेके आए हो नहीं, तो आपने क्या काम किया है? यानी चाइल्ड क्लास ने क्या काम किया? अपने फादर की प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया है, ठीक है। तो जब इस तरीके से लिंकिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। सो इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए न्यू क्लास। Inheritance is a process of defining a new class based on an existing class by extending its common data member and methods. Inheritance allows us to reuse of code. It improves reusability in your Python application. So note, the biggest advantage of inheritance is that the code
that is already present in the base class need not be rewritten in the child class. This means that the data members या instance variable and the method of the parent class can be used in child class. मीन्स जो पेरेंट क्लास में पहले से बने हुए मेथड्स हैं या वहाँ पर जो भी डेटा मेंबर रखे हुए हैं उन डेटा मेंबर को आप या उन इंस्टेंस वेरिएबल को या मेंबर मेथड को आप चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो. दोबारा से उन फंक्शन की बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज सिंगल इनहेरिटेंस, multi-level inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance, hierarchical inheritance. ठीक है. तो ये पाइथन हमारी सपोर्ट करती है सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस. सो आप इस फिगर को समझ सकते हैं. सिंगल इनहेरिटेंस एक सुपर क्लास है. सुपर क्लास को क्या बोलते हैं? बेस क्लास. अब इस बेस क्लास से दूसरी क्लास कौन सी इनहेरिट है? सब क्लास. मीन्स ये कह सकते हैं ये सब क्लास जो है वो इसकी चाइल्ड क्लास है और ये सब क्लास इस सुपर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकती है. ऐसी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सुपर क्लास है, बेस क्लास है. इस बेस क्लास से एक ड्राइव्ड क्लास जनरेट हुई जिसका नाम हमने रखा है क्या? सब क्लास. और इस सब क्लास से भी एक क्लास और जनरेट हुई जिसका नाम रखा है क्या? सब क्लास 2. मीन्स हम ये कह सकते हैं सब क्लास प्रॉपर्टी यूज कर सकती है किसकी? सब क्लास 1 की. और सब क्लास 1 प्रॉपर्टी किसकी यूज कर सकती है? सुपर क्लास की. या हम ये भी कह सकते हैं सब क्लास की पास जो प्रॉपर्टी होगी वो सब क्लास 1 की भी होगी और सुपर क्लास की भी होगी. ये ऐसे समझ लो जैसे आपके घर में आपके बाबा, आपके बाबा के बाद आपके पापा और आपके पापा के बाद आप. तो जो प्रॉपर्टी आपके बाबा के पास होगी वो प्रॉपर्टी आपके, यानी जो प्रॉपर्टी आपके बाबा के पास है वो प्रॉपर्टी आप भी यूज कर सकते. नाउ हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जब एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस किसी क्लास में जुड़ जाते हैं या मोर देन 1 इनहेरिटेंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस, मोर देन 1 बेस क्लास जब होती हैं और वो दोनों बेस क्लास एक सब क्लास को जन्म देती हैं या क्रिएट करती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस. नाउ नेक्स्ट देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. तो when a class inherit another class it is known as a single inheritance. समझिए when a class inherit another class it is known as a single inheritance. एक हमारे पास पेरेंट क्लास है और इस पेरेंट क्लास से जनरेट होने वाली एक दूसरी क्लास है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? चाइल्ड क्लास. तो इस चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोल सकते हैं, ड्राइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं. ठीक है. और सब क्लास भी बोल सकते हैं. ये क्लास जो है किसको यूज कर रही है? पेरेंट क्लास को. तो पेरेंट क्लास के पास जो भी मेथड्स होंगे, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो इस चाइल्ड क्लास में यूज हो सकती है, हो जाएगी. नाउ पेरेंट क्लास इज अ बेस क्लास, चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड क्लास. दिस टाइप इन्वॉल्व्स 1 बेस एंड 1 ड्राइव्ड क्लास. फर्दर नो क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम चाइल्ड क्लास. मीन्स 1 to 1 एक पेरेंट है एक चाइल्ड है. अब इस चाइल्ड के बाद दूसरी कोई क्लास और नहीं है तब हम इस केस को क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस. नाउ हाउ टू डिफाइन बेस क्लास. बेस क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? तो बेस क्लास इज सिमिलर टू द अनदर क्लास. कोई सी भी क्लास जो आपने पाइथन लैंग्वेज में बनाई हो उसको हम बेस क्लास बोल सकते हैं. तो एनी क्लास कैन बी ए पेरेंट क्लास या बेस क्लास. सो द सिंटेक्स इज द सेम एज क्रिएटिंग एनी अदर क्लास. क्या सिंटेक्स है इसका? क्लास, क्लास नेम, डेटा मेंबर 1, डेटा मेंबर 2, डेटा मेंबर 3 अप टू n, ऐसी मेंबर फंक्शन 1, मेंबर फंक्शन 2, मेंबर फंक्शन n. तो ये सिंपल क्लास का सिंटेक्स है. क्लास लिखेंगे, क्लास क्या कीवर्ड है, क्लास नेम लिखेंगे और उसके अंदर जो भी डेटा मेंबर है वो लिखेंगे, मेंबर फंक्शन है उनको लिखेंगे. नाउ हाउ टू डिफाइन ए ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास. चाइल्ड क्लास और ड्राइव्ड क्लास को कैसे लिखते हैं? तो टू डिफाइन ए ड्राइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास वी यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स. क्लास ड्राइव्ड ऑब्लिक चाइल्ड क्लास नेम, मतलब क्लास कीवर्ड है और ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास का नेम आप लिखिए जो भी आप लिखना चाहते हैं. ब्रैकेट में लिखिए बेस क्लास का नेम. बेस क्लास का नेम जिस क्लास से ये इनहेरिट होगी उस क्लास का नेम लिखिए. एंड देन बॉडी ऑफ ड्राइव्ड क्लास, इस क्लास की बॉडी में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा.
ठीक है। तो जनरली हम बेस क्लास में क्या लिखते हैं, बेस क्लास में वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी। कॉमन का मतलब जो दोनों क्लास में यूज हो सकती है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी वो किस में लिखते हैं हम, चाइल्ड क्लास में। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में लिखेंगे और कॉमन प्रॉपर्टी इस बेस क्लास में लिखेंगे। नाउ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का देखिए, क्लास बनाई है बेस क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम रखा गया है एबीसी, और एबीसी मेथड के अंदर हमने क्या लिखा है, प्रिंट हेलो। एक सिर्फ सिंगल सा मेथड है एबीसी और हमने क्या लिख दिया है, हेलो लिख दिया है। ऐसी हमने क्लास और बनाई है चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड के अंदर क्या पास कराया हमने, बेस क्या है, बेस क्लास का नेम। तो चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट होगी किससे, बेस से, इस तरीके से। अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक हमने मेथड डिफाइन किया XYZ, और इस XYZ के अंदर हमने क्या मैसेज लिखा है, हाय। नाउ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, S1, किसका किया है, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है S1, या ऐसे कह सकते हैं S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। अब देखिए चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये कैसा इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास में बेस क्लास को यूज कर लिया है। तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम किसी भी मेथड को, चाहे वो बेस क्लास का हो चाहे वो चाइल्ड क्लास का हो, यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, S1.abc। व्हाट इज S1? S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या यूज कर रहा हूँ, ABC। तो क्या चाइल्ड क्लास में, इस क्लास में कहीं ABC मेथड रखा हुआ है, नहीं है। तो ABC मेथड नहीं है, तो ये अपने बेस क्लास में जाएगा, क्योंकि इसके साथ अटैच है क्या, बेस क्लास। ये लिखिए यहाँ पर बेस क्लास। तो यहाँ से चाइल्ड क्लास जाएगी बेस क्लास में, और बेस क्लास में देखिए क्या ABC कोई मेथड है, ABC एक मेथड मिलेगा, और उसके अंदर क्या मैसेज मिलेगा, हेलो। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, हेलो। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए बेस क्लास है, बेस क्लास के अंदर एक ABC मेथड है। इस मेथड के अंदर हमने एक मैसेज लिखा है हेलो। एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया बेस क्लास से, उसके अंदर भी एक मेथड रखा है XYZ, उसके अंदर लिखा है हमने हाई मैसेज। S1 को हमने क्रिएट किया है जो ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम बेस क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं S1.abc। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले उसी क्लास की प्रॉपर्टी को सर्च करता है। तो S1 ऑब्जेक्ट है किसका, चाइल्ड क्लास का, तो सबसे पहले इसी क्लास में सर्च करेगा क्या कोई ABC नाम का मेथड है। अगर ABC नाम का मेथड नहीं मिलता है तो ये चेक करता है कि ये क्लास किससे इनहेरिट हुई है। तो ये क्लास किससे इनहेरिट हुई है, बेस क्लास से, तो बेस क्लास में जाएगा और फाइंड आउट करेगा क्या ABC नाम का कोई मेथड है। ABC नाम का अगर मेथड मिल जाता है तो उसके अंदर क्या मैसेज प्रिंट होगा, हेलो। आइए देखते हैं रन करके, देखिए आउटपुट क्या आया, हेलो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, ये लिखूँ S1.xyz, देखो XYZ ये लिख दिया। नाउ अब प्रोग्राम को रन करूँ तो देखिए क्या मैसेज आया, हेलो हाय। सबसे पहले S1 ABC मेथड को यूज करेगा, फिर S1 XYZ मेथड को यूज करेगा, तो दोनों चीज़ें रन हो गई हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस के कुछ और एग्जाम्पल। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंसेस मीन्स 2πr और एरिया मीन्स πr², किसका, सर्किल का। तो सर्किल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है और उसका सर्कमफ्रेंसेस कैलकुलेट करना है। तो आइए इस प्रोग्राम को भी समझते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक एरिया नाम की क्लास बनाई है। एरिया नाम की क्लास में एक मेथड बनाया है कैल नाम से। कैल मीन्स कैलकुलेट करिए, ठीक है। और कैल नाम के मेथड में क्या क्या हमने काम किया है, वो ये काम किया है। क्या काम किया है यहाँ पर देखिए, इवेल इनपुट एंटर रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की रेडियस को एंटर करिए। तो एंटर आप करेंगे तो वो किस में जाएगी, आर नाम के वेरिएबल में,
ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या काम किया है, सेल्फ डॉट एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई इंटू सेल्फ डॉट आर इंटू सेल्फ डॉट आर, मीन्स मैंने पाई आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया है। ये है पाई का मतलब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, मैथ क्लास से, मैथ MATH मैथ डॉट पाई की वैल्यू मैथ क्लास से आएगी। एंड देन सेल्फ डॉट आर जो अभी आपने इनपुट कराया है, सेल्फ डॉट आर जो आपने अभी इनपुट कराया है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर को हमने किस में इनिशियलाइज करा दिया, इस एरिया नाम के वेरिएबल में। क्लियर है ना। इसको मैंने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो रिटर्न कर दे किसको, एरिया को रिटर्न कर दे। नाउ एक दूसरी क्लास बनाई हमने सर्किल नाम से। सर्किल क्लास को इनहेरिट कर दिया किससे, एरिया नाम से। व्हाट इज एरिया, एरिया इज द नेम ऑफ अनदर क्लास। ये इस सर्किल क्लास को एरिया से कनेक्ट कर दिया हमने, कनेक्शन बना दिया। नाउ अब देखिए इस सर्किल के अंदर एक मेथड रखा है जिसको हम बोल रहे हैं सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करा लिया एरिया क्लास में, और सर्किल क्लास में हम सर्कमफ्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक फंक्शन बनाया है सर्कमफ्रेंसेस, और क्या मेथड लिखा, CF इज इक्वल टू 2 इंटू मैथ पाई इंटू सेल्फ इंटू आर। क्या इस मेथड होता है 2 पाई आर। तो ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है एंड देन इसको भी रिटर्न करा दिया है। नाउ देखिए एक फंक्शन डिफाइन और किया है जिसका नाम हमने क्या रखा है, डिस्प्ले। अब डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर मैंने किस किस को कॉल किया वो देखिए। T1 is equal to self dot cal. What is cal? Cal is the method of area class. Cal is the method of area class. तो हम area class के मेथड को कॉल कर रहे हैं। area class के मेथड को क्यों कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइव्ड क्लास जो सर्किल है वो किससे इनहेरिट है, area class से। तो जब एरिया क्लास से इनहेरिट है तो हम एरिया क्लास के जितने भी डेटा मेंबर हैं या मेंबर वेरिएबल हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो वही हम यूज कर रहे हैं सेल्फ डॉट कैल। तो कैल कहाँ से आएगा, एरिया क्लास से। नंबर 2 क्या लिखा हमने, T2 इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सर्कमफ्रेंसेस कर सकते हैं। सेल्फ डॉट सर्कमफ्रेंसेस का मतलब इस सर्कमफ्रेंसेस फंक्शन को कॉल किया गया, और फंक्शन कहाँ रखा है, इस सर्किल नाम के अंदर ही रखा है, यानी इसको हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, नाउ हमने प्रिंट क्या कराया है, T1 को और T2 को प्रिंट करा दिया है। T1 क्या है, एरिया है, और T2 क्या है, सर्कमफ्रेंसेस है। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया किसका, सर्किल क्लास का। व्हाट इज सर्किल, सर्किल इज द नेम ऑफ चाइल्ड क्लास। तो सर्किल क्लास का एक हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट S1, और S1 डॉट क्या किया हमने, डिस्प्ले। तो S1 सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। तो डिस्प्ले फंक्शन किस में रखा है, इस सर्किल नाम की क्लास के अंदर। तो जैसे इस क्लास के अंदर डिस्प्ले मिलेगा तो डिस्प्ले फंक्शन में जाएगा यहाँ पर, और बॉडी में क्या देखेगा, अच्छा यहाँ तो कैल नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर होगा इसका, कैल यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा कि रेडियस बताइए। रेडियस बताने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न करके वो वैल्यू किस में आ जाएगी, T1 में, और T1 को हम क्या करा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। नाउ दूसरा ये आपसे पूछेगा, अच्छा T2 इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सर्कमफ्रेंसेस लिखा है, तो सर्कमफ्रेंसेस को सर्च करेगा और जाएगा अपनी बॉडी पर, और यहाँ पर क्या लिखा है, 2 इंटू मैथ पाई इंटू सेल्फ डॉट आर, यानी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को यहाँ से रिटर्न करा दिया, और रिटर्न करके वैल्यू किस में आ गई, T2 में, और उसको भी हमने यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे, एंटर रेडियस ऑफ सर्किल, हमने कहा 3, एंड देन एंटर, एरिया ऑफ सर्किल इज दिस एंड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल इज दिस। तो ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है और ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा सिंगल इनहेरिटेंस का। आइए इसी प्रोग्राम को हम किसी दूसरे मेथड से लिखते हैं, किसी दूसरे तरीके से लिखते हैं, यानी केस नंबर 2। सेम प्रोग्राम है, केस नंबर 2। अब समझते हैं, इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको समझाता हूं। मैंने यहां पर कॉपी कर लिया एंड देन पेस्ट कर दिया। अब देखिए क्लास ABC है, ABC क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और कंस्ट्रक्टर में r की वैल्यू 0 सेट कर दी, यानी रेडियस जो होगा। एरिया की स्टार्टिंग वैल्यू भी 0 कर दी कि एरिया हम 0 आएगा हमारा, और CF का मतलब सर्कमफ्रेंसेस भी क्या होगा, 0 होगा। यानी इनिशियल ये मान के चल रहे हैं, रेडियस 0 तो सर्किल भी 0, सर्किल का एरिया भी 0 और सर्कमफ्रेंसेस भी 0।
नाउ इस एरिया क्लास में हमने क्या बनाया है, एक कैल नाम का फंक्शन बनाया। कैलकुलेट करिए, क्या कैलकुलेट करिए, एरिया को कैलकुलेट करिए। तो एरिया को कैलकुलेट करने के पहले हमें क्या चाहिए चाहिए हमें आर। तो आर हमने ऐसे ले ली, इवैल इनपुट एंटर वैल्यूज ऑफ सर्किल। तो सर्किल का हमने रेडियस यहाँ से ले लिया। सर्किल का रेडियस लेने के बाद हमने उस एरिया को कैलकुलेट कर लिया और एरिया को कैलकुलेट करने के बाद उसको रिटर्न करा दिया। एक दूसरा मेथड बनाया हमने, सी फ्रेंसेज, यानी सर्किल का सर्कमफ्रेंसेज है ये, सर्कमफ्रेंसेज। सर्कमफ्रेंसेज क्या होता है, 2πr। तो 2πr को भी कैलकुलेट कराया और उसको भी यहाँ से क्या करा दिया हमने, रिटर्न करा दिया। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपने समझ में आ गई होंगी। तो क्या रखा इतनी चीज़ में कि एरिया नाम का एक क्लास है, उस एरिया नाम के क्लास के अंदर एक कैल नाम का फंक्शन है जो कैलकुलेट करेगा एरिया को, और दूसरा सर्कमफ्रेंसेज नाम का फंक्शन है जो कैलकुलेट करेगा सर्कमफ्रेंसेज ऑफ ए सर्किल को। ना एक हमने यहाँ पर क्लास बनाई है दूसरी, जिसका नाम रखा है क्या, सर्किल। सर्किल नाम रखा है। अब ये सर्किल क्लास किससे इनहेरिट है, एरिया क्लास से। यानी एरिया जो है वो बेस क्लास है और सर्किल जो है वो उसकी चाइल्ड क्लास हो गई। अब देखिए इस सर्किल के अंदर दो मेथड हमने लिखे हैं, सर्किल का एरिया और दूसरा मेथड लिखा सर्किल सर्कमफ्रेंसेज। सर्किल का एरिया में क्या लिखा है हमने, T1 इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कैल, यानी कैल नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया है। और कैल नाम का फंक्शन कहाँ है, बेस क्लास के अंदर है। तो बेस क्लास का जो मेथड है ये किसको कैलकुलेट कर रहा है, एरिया को। एरिया जो भी कैलकुलेट होगा वो किसको चला जाएगा, T1 को, और T1 को हम क्या करा देंगे, प्रिंट। ऐसी सर्किल सर्कमफ्रेंसेज का में हमने जब सी फ्रेंस फंक्शन को कॉल किया है तो ये जाएगा अपनी बॉडी पर, और बॉडी में क्या कैलकुलेट कर देगा ये यहाँ पर उसका 2πr यानी सर्कमफ्रेंसेज कैलकुलेट कर देगा, और वो वैल्यू किस में आ जाएगी, T2 में, और T2 को भी हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। नाउ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, सर्किल क्लास का। सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट है S1। अब देखिए मैंने क्या काम किया, S1 डॉट सर्किल एरिया। तो S1 डॉट सर्किल एरिया तो ये लिखा सर्किल एरिया, ऐसे लिखा S1 डॉट सर्किल सर्कमफ्रेंसेज, तो ये लिखा सर्कमफ्रेंसेज। अब सर्किल एरिया कैलकुलेट होगा यानी ये कॉल होगा तो ये यहाँ पर जाएगा, और इसकी बॉडी में क्या लिखा है कि कॉल करिए किसको, बेस क्लास के मेथड को, और बेस क्लास के मेथड क्या रखा है, ये रखा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ऐसे सर्कमफ्रेंसेज में जाएगा तो सी फ्रेंस को आप कॉल करिए, यहाँ जाएगा और ये कैलकुलेट होगा और वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। आइए रन करके देखते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल हमने कहा 2, आंसर आ गया। दोबारा से रन करिए, हमने कहा 3, आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अब देखिए ये हुआ क्या। आप यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। S1 डॉट, क्या लिखा मैंने, S1 डॉट। S1 क्या एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो सर्किल क्लास कौन कौन सी चीज़ों को यूज कर सकती है वो इस विंडो में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या क्या यूज कर सकती हैं वो इस विंडो में दिखाई दे रहा होगा। सर्किल क्लास किसको यूज कर सकती है, एक तो सर्किल एरिया को, तो मुझे पता है सर्किल एरिया क्या होता है, तो मैंने इस फंक्शन को यूज कर लिया, सर्किल एरिया। मुझे तो सर्किल का एरिया चाहिए, ऐसे मैंने लिखा S1 डॉट, मुझे क्या चाहिए, सर्किल का सर्कमफ्रेंसेज चाहिए, तो मैंने इस फंक्शन को भी ले लिया। एंड देन अपने प्रोग्राम को रन कराया। रन कराने के बाद सीधे उसने क्या पूछा, मुझे रेडियस बताइए, तो मैंने कहा 4 और वैल्यू आ गई। तो समझ में आया ये क्या है। यहाँ पर हमने क्लास की डेफिनेशन को हाइड कर दिया, यानी एरिया को हाइड कर दिया, सर्किल की डेफिनेशन को हाइड कर दिया, सिर्फ उसके मेथड दिखाई दे रहे हैं हमें। S1 डॉट, देखिए ये इसके मेथड दिखाई दे रहे हैं। तो यूजर सिर्फ इन मेथड को यूज कर सकता है, इस क्लास की अंदर की वर्किंग को नहीं देख सकता, और इसी को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब एनकैप्सुलेट करना। एनकैप्सुलेट, जैसे आपने दवाई का कोई कैप्सूल देखा है तो कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल होता है वो यूजर से हाइड होता है, बाहर से सिर्फ एक आवरण होता है, ठीक है, और उसको हम एक नाम देते हैं, ये बिकासूल है या ये कुछ और है। तो ऐसे ही हमने सिर्फ उस क्लास का नाम दे दिया और उस क्लास के वर्किंग को हम यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उस क्लास के अंदर जो भी रखा मटेरियल उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो एनकैप्सुलेट और डेटा हाइडिंग हमारा जो उप्स है ये उसकी प्रॉपर्टी है।
तो ये चीज़ें आपको बच्चों समझ में आ गई होंगी। कल हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। थैंक यू।